हेलो दोस्तों, आज हम लोग लाल पान की बेगम कहानी पढ़ेंगे जो कि फरीसन नाथ रेणु जी की है। लाल पान की बेगम कहानी नारी सशक्तिकरण को केंद्र में रखकर लिखी गई है। इस कहानी के माध्यम से रेणु जी ने नारी शक्ति के स्वाभिमान और आत्मसम्मान के चाह को जग जाहिर किया है। गांव में महिलाओं के मध्य होने वाले मखौल का चिंतन जीवन चित्रण मिलता है इस कहानी में। आइए पढ़ते हैं इस कहानी को। क्यों बिरजू की माँ नाच देखने नहीं जाएगी क्या? बिरजू की माँ शकरकंद उबालकर बैठी मन ही मन कुढ़ रही थी अपने आंगन में। 7 साल का लड़का बिरजू शकरकंद के बदले तमाचे खाकर आंगन में लोट पोट कर सारी देह में मिट्टी मल रहा था। चनपिया के सिर भी चुड़ैल मंडरा रही है। आधे आंगन धूप रहते जो गई है सहुआन की दुकान छो छोवा गुड़ लाने, सो अभी तक नहीं लौटी। दिया बाती की बेला हो गई। आज आए आज लौटते जरा। बागड़ बगरे की देह में कुकुर माछी लगी थी, इसलिए बेचारा बागड़ रह रहकर कूद फांद कर रहा था। बिरजू की माँ बागड़ पर मन का गुस्सा उतारने का बहाना ढूंढ कर निकाल चुकी थी। पिछवाड़े की मिर्च की फूली गाछ बागड़ के सिवा और किसने कलेवा किया होगा। बागड़ को मारने के लिए वह मिट्टी का छोटा ढेला उठा चुकी थी कि पड़ोसन मखनी बुआ की पुकार सुनाई पड़ी। क्यों बिरजू की माँ नाच देखने नहीं जाएगी क्या? बिरजू की माँ के आगे नाथ और पीछे पगिहा ना हो तब ना फुआ। गरम गुस्से में बोली नुकीली बात बुआ की देह में धंस गई और बिरजू की माँ ने हाथ के ढेले को पास ही फेंक दिया। बेचारे बागड़ को कुकुर माछी मरे मरे परेशान कर रही थी। हा आहा आय आय हर हर आय आय। बिरजू ने लेटे ही लेटे बागड़ को एक डंडा लगा दिया। बिरजू की माँ की इच्छा हुई कि जाकर उसी डंडे से बिरजू का भूत भगा दे, किंतु नीम के पास खड़ी बन पर बन पनभरनियों की किलकिलाहट सुनकर रुक गई। बोली ठहर, तेरे बप्पा ने बड़ा हाथ छुट्टा बना दिया है तुझे। बड़ा हाथ चलता है लोगों पर। ठहर। मखनी फुआ नीम के पास झुकी कमर से घड़ा उतारकर पानी भरकर लौटती पनभरनियों में बिरजू की माँ की बहकी हुई बात का इंसाफ करा रही थी। जरा देखो इस बिरजू की माँ को। 4 मन पाट का पैसा क्या हुआ है? धरती पर पांव ही नहीं पड़ते। निसाफ करो। खुद अपने मुंह से 8 दिन पहले ही गांव की गली गली में बोलती फिरी है। हाँ, इस बार बिरजू के बप्पा ने कहा है बैलगाड़ी पर बिठाकर बलरामपुर का नाच दिखा लाऊंगा। बैल अब अपने घर हैं तो 1000 गाड़ी मंगनी मिल जाएगी। सो मैंने अभी टोक दिया। नाच देखने वाली सब तो औन पौन कर तैयार हो रही हैं, रसोई पानी कर रहे हैं। मेरे मुंह में आग लगे। क्यों मैं टोकने गई? सुनती हो क्या जवाब दिया बिरजू की माँ ने? मखनी फुआ ने अपने पोपले मुंह के होठों को एक ओर मोड़कर ऐंठती हुई बोली निकाली। अरे रे, हा हा हा। बिरजू की माँ या के आगे नाथ और पीछे पहिया ना हो तब ना। जग्गी की पतोहू बिरजू की माँ से नहीं डरती। वह जरा गला खोलकर ही कहती है, फुआ सर्वे सिल फुआ सर्वे सित लरमिटी के हाकिम के बासा पर फूल छाप किनारी वाली साड़ी पहन के तू भी फटा की फेटी चढ़ाती तो तुम्हारे नाम से भी 2-3 बीघा धन का जमीन का पर्चा कट जाता। फिर तुम्हारे घर भी आज 10 मन सोना भग पाट होता। जोड़ा बैल खरीदता। फिर आगे नाथ और पीछे सैकड़ों पगिया झूलती। जंगी की पतोहू मुंहजोर है। लकड़ी रेलवे स्टेशन के पास ही लड़की की 3 ही महीने हुए गौने की नई बहू होकर आई है और सारे कुर्मा टोली की सभी झगड़ालू सासों से एकांत मोर्चा ले चुकी है। उसका ससुर जग्गी दागी चोर है, सी खिलासी है।
उसका खसम रंगी कुरमा टोली का नामी लडायत, इसलिए हमेशा सींग खुजाती फिरती जंगी की पतोहू। बिरजू की माँ के आंगन की जंगी की पतोहू की गला खोल बोली गुलेल की गोलियों की तरह दनदनाती हुई आई थी। बिरजू के माँ ने एक तीखा जवाब खोज कर निकाला, लेकिन मन महसूस कर रह गई। गोबर की ढेरी में कौन ढेला फेंके। जीप के झाल को गले से उतार कर बिरजू की माँ ने अपनी बेटी चंपिया को आवाज दी, अरे चंपिया, या आज लौटे तो तेरी मूड़ी मरोड़ कर चूल्हे में झोंकती हूँ। दिन दिन बेचाल होती जाती है। गांव में तो अब ठेठर बायस्कोप का गीत गाने वाली पतुरिया पतोहू सब आने लगी हैं। कहीं बैठ के बाजे ना मुरलिया सीख रही होगी। हर जाई हर चंपिया या जग्गी की पतोहू ने बिरजू की माँ की बोली का स्वाद लेकर कमर पर घड़े की संभाला और मटक कर बोली, चल दीदिया चल, इस मोहल्ले में लाल पान की बेगम बसती है, नहीं जानती दोपहर दिन और दोपहर चौपहर रात बिजली की बत्ती फक फक कर जलती है। फक फक बिजली बत्ती की बात सुनकर न जाने क्यों सभी खिलखिलाकर हंस पड़ी। फुआ की टूटी हुई दंत पंक्तियों के बीच में एक मीठी गाली निकली, शैतान की नानी। बिरजू की माँ की आंखों पर मानो किसी ने तेज टार्च की रोशनी डालकर चौंधिया दिया। फक फक बिजली बत्ती। 3 साल पहले सर्वे कैंप के बाद गांव की जलन हार्डी औरतों ने एक कहानी गढ़ के फैलाई थी। चंपिया की माँ के आंगन में रात भर बिजली बत्ती फुक फुक आती थी। चंपिया की माँ के आंगन में नाक वाले जूते की छाप घोड़े की टाप की तरह। चलो चलो और चलो। चंपिया की माँ के आंगन में चांदी जैसे पाट सूखते देखकर जलने वाली सब औरतें खलिहान पर सोनोली धान के बोझों को देखकर बैंगन का भुर्ता हो जाएगी। मिट्टी के बर्तन से टपकते हुए छोआ गुड़ को उंगलियों से चाटती हुई चंपिया आई और माँ के तमाचे खाकर चीख पड़ी, मुझे क्यों मारती हो? सौआइन जल्दी से सौदा नहीं देती है। सौआइन जल्दी सौदा नहीं देती कि नानी। एक सौआइन की दुकान पर मोती झरते हैं जो जड़ गाड़ कर बैठी हुई थी। बोल, गले पर लात देकर कल्ला तोड़ दूंगी। हर जाई जो फिर कभी बाजे ना मुरलिया गाते सुना। चाल सीखने जाती है ट्यूशन की छोकरियों से। बिरजू की माँ ने चुप होकर अपनी आवाज अंदाजी की। उसकी बात जंगी के झोपड़े तक साफ साफ पहुंच गई होगी। बिरजू बीती हुई बातों को भूलकर उठ खड़ा हुआ था और धूल झाड़ते हुए बर्तन से टपकते गुड़ की ललचाई निगाह से देखने लगा था। दीदी के साथ वह भी दुकान जाता तो दीदी उसे भी गुड़ चटाती जरूर। वह शकरकंद के लोभ में रहा और मांगने पर माँ ने शकरकंद के बदले ए मैया ए अंगुली गुड़ दे दे। बिरजू ने तलहटी फैलाई, दे ना मैया एक रत्ती भर। एक रत्ती क्यों? उठा के बर्तन को फेंक आती हूँ पिछवाड़े में जाके चाटना। नहीं बनेगी मीठी रोटी। मीठी रोटी खाने का मुंह होता है। बिरजू की माँ ने उबले शकरकंद का सूप रोती हुई चंपिया के सामने रखते हुए कहा, बैठ के छिलके उतार, नहीं तो अभी। हर साल की चंपिया 10 साल की चंपिया जानती है शकरकंद के छिलते समय कम से कम 12 बार माँ उसे बाल पकड़कर झकझोरती, छोटी छोटी खोट निकालकर गालियां देगी। पाँव फैला के क्यों बैठी है इस तरह बेलज्जी? चंपिया माँ के गुस्से को जानती है। बिरजू ने इस मौके पर थोड़ी सी खुशामद करके देखा, मैया मैं भी बैठकर शकरकंद छीलूं? नहीं। माँ ने झिड़ती कि एक शकरकंद छीलेगा और 3 पेट में। जाके सिद्धू की बहू से कहो 1 घंटे के लिए कढ़ाई मांग कर ले गई तो फिर लौटाने का नाम नहीं। जा जल्दी। मुंह लटकाकर आंगन से निकलते निकलते बिरजू ने शकरकंद और गुड़ पर निगाहें दौड़ाई। चंपिया ने अपने झबरे केस की ओट से माँ की ओर देखा और नजर बचाकर चुपके से बिरजू की ओर एक शकरकंद फेंक दिया। बिरजू भागा। सूरज भगवान डूब गए, दिया बत्ती की बेला हो गई। अभी तक गाड़ी। चंपिया बीच में ही बोल उठी,
कोरी टोले में किसी ने गाड़ी नहीं दी मैया। पप्पा बोले माँ से कहना सब ठीक ठाक करके तैयार रहे। मलदहिया टोली की मियाँ जान की गाड़ी लाने जा रहा हूँ। सुनते ही बिरजू की माँ का चेहरा उतर गया। लगा छाते की कमानी उतर गई घोड़े से अचानक। कोयरी टोले में किसी ने गाड़ी मांगनी नहीं दी। तब मिल चुकी गाड़ी। जब अपने गांव के लोगों की आंख में पानी नहीं तो मलदहिया टोली की मियाँ जान की गाड़ी का क्या भरोसा। ना 3 में ना 13 में। क्या होगा शकरकंद छीलकर रख दे उठा के। या मर्द नाच दिखाएगा बैलगाड़ी पर चढ़कर। नाच दिखाने ले जाएगा। चढ़ चुकी बैलगाड़ी पर देख चुकी जी भर नाच। पैदल जाने वाले सब पहुंचकर पुरानी हो चुकी होंगी। बिरजू छोटी कढ़ाई सिर पर औंधा कर वापस आया। देख दिदिया मलेटरी टोपी इस पर 10 लाठी मारने पर भी कुछ नहीं होता। चंपिया चुपचाप बैठी रही, कुछ बोली नहीं, जरा सी मुस्कुराई भी नहीं। बिरजू ने समझ लिया मैया का गुस्सा अभी उतरा नहीं है पूरे तौर से। मरैया के अंदर से बागड़ को बाहर भगाती हुई बिरजू की माँ बड़बड़ाई, कल के पचकौड़ी कसाई के हवाले करती हूँ राकस तुझे, हर चीज में मुंह लगाएगा। चंपिया बांध दे बागड़ को, खोल दे गले की घंटी। हमेशा टुनुर टुनुर मुझे जरा नहीं सुहाता है। टुनुर टुनुर सुनते ही बिरजू को सड़क से जाती हुई बैलगाड़ियों की याद आ गई। अभी बबू आन टोले की गाड़ियां नाच देखने जा रही थी। झुनुर झुनुर बैलों की झुमकी तुमने सू। वैसी बकबक मत कर। बागड़ के गले से झुमकी खोलती बोली चंपिया। चंपिया डाल दे चूल्हे में पानी। बप्पा आवे तो कहना कि अपने उड़न जहाज पर चढ़कर नाच देख आए। मुझे नाच देखने का शौक नहीं। मुझे जगाओ मत कोई, मेरा माथा दुख रहा है। मरैया के ओसारे पर बिरजू ने फिसफिसा कर पूछा, क्यों दीदिया, नाच में उड़न जहाज भी उड़ेगा। चटाई पर कथरी ओढ़कर बैठती हुई चंपिया ने बिरजू को चुपचाप अपने पास बैठाने का इशारा किया। मुफ्त में मार खाएगा बेचारा। बिरजू ने बहन की कथरी में हिस्सा बांटते हुए चुक्की मुक्की लगाई। जाड़े के समय इस तरह घुटने पर ठुड्डी रखकर चुक्की मुक्की लगाना सीख चुका है वह। उसने चंपिया के कान के पास मुंह ले जाकर कहा, हम लोग नाच देखने नहीं जाएंगे। गांव में एक पंछी भी नहीं है, सब चले गए। चंपिया को तिल भर भी भरोसा नहीं। संझा तारा डूब रहा है, बप्पा अभी तक गाड़ी लेकर नहीं लौटे। 1 महीना पहले से ही मैया कहती थी बलरामपुर के नाच के दिन मीठी रोटी बनेगी, चंपिया छीट से साड़ी पहनेगी, बिरजू पैंट पहनेगा। बैलगाड़ी पर चढ़कर चंपिया की भीगी पलकों पर एक बूंद आंसू आ गया। बिरजू का भी दिल भर गया। उसने मन ही मन इमली पर रहने वाली जिन बाबा को एक बैंगन कबूला। गाछ का सबसे पहला बैंगन। उसने खुद जिस पौधे को रोपा है। जल्दी से गाड़ी लेकर पप्पा को भेज दो जिन बाबा। मड़ैया के अंदर बिरजू की माँ चटाई पर पड़ी करवटें ले रही थी। पहले से किसी बात का मंसूबा नहीं बांधना चाहिए किसी को। भगवान ने मंसूबा तोड़ दिया। उसको सबसे पहले भगवान से पूछना है, क्या किस चूक का फल दे रहे हो भोला बाबा। अपने जानते उसने किसी देवता पितर की मान मनौती बाकी नहीं रखी। सर्वे के समय जमीन के लिए जितनी मनौतियां की थी, ठीक ही तो महावीर जी का रोट तो बाकी ही है। हाय रे देव, भूल चूक माफ करो महावीर बाबा, मनौती दूनी करके चढ़ाऊंगी। बिरजू की माँ के मन में रह रहकर जंगी की पतोहों की बातें चुपती हैं। भक भक बिजली बत्ती। चोरी चमारी करने वाली की बेटी पतोहू जलेगी नहीं। 5 बीघा जमीन क्या हासिल की है बिरजू के बप्पा ने। गांव की भाई खौकियों की आंखों में किरकिरी पड़ गई है। खेत में पाट लगा देखकर गांव के लोगों की छाती फटने लगी। धरती फोड़कर पाट लगा है। बैसाखी बादलों की तरह उमड़ते आ रहे हैं। पाट के पौधे तो अलान तो फलान। इतनी आंखों की धार भला फसल सहे। जहां 15 मन पाट होना चाहिए, सिर्फ 10 मन पाट काटा पर तौल के ओजन हुआ भगत के यहाँ। इसमें जलते
इसमें जलने की क्या बात है भला? बिरजू के पप्पा ने तो पहले ही कुरमा टोली के एक-एक आदमी को समझा के कहा, जिंदगी भर मजदूरी करते रह जाओगे, सर्वे का समय हो रहा है, लाठी कड़ी करो तो 2-4 बीघे जमीन हासिल कर सकते हो। सो गांव की किसी पुतखौकी का भतार सर्वे के समय बाबू साहब के खिलाफ खासा भी नहीं। बिरजू के पप्पा को कम सहना पड़ा है। बाबू साहब गुस्से से सर्कस नाच के बाघ की तरह हुमड़ते रह गए। उनका बड़ा बेटा घर में आग लगाने की धमकी देकर गया। आखिर बाबू साहब ने अपने सबसे छोटे लड़के को भेजा। बिरजू की माँ को मौसी कह के पुकारा। यह जमीन बाबूजी ने मेरे नाम से खरीदी थी। मेरी पढ़ाई लिखाई उसी जमीन की उपज से चलती है। और मैं और भी कितनी बातें खूब मोहना जानता है। उत्ता जरा सा लड़का जमींदार का बेटा है कि चंपिया बिरजू सो गया क्या? यहाँ आ जा बिरजू, अंदर तू भी आ जा चंपिया, भला आदमी आए तो एक बार आज। बिरजू के साथ चंपिया अंदर चली आई। डिबरी बुझा दे, पप्पा बुलाए तो जवाब मत देना, खपच्ची गिरा दे। भला आदमी रे, भला आदमी, मुंह देखो जरा इस मर्द का। बिरजू की माँ दिन रात मंझा ना देती रहती तो ले चुके थे जमीन। रोज आ कर माथा पकड़ के बैठ जाए, मुझे जमीन नहीं लेनी है। बिरजू की माँ मंजूरी ही अच्छी है, जवाब देती थी। बिरजू की माँ खूब सोच समझ के, छोड़ दो, जब तुम्हारा कलेजा ही स्थिर नहीं होता है तो क्या होगा, जोरू जमीन जोर के, नहीं तो किसी और के। बिरजू के बाप पर बहुत तेजी से गुस्सा चढ़ता ही जाता है। बिरजू की माँ का भाग ही खराब है जो ऐसा गोबर गणेश घरवाला उसे मिला। कौन सा शौक मौज दिया है उसके मर्द ने, कोल्हू के बैल की तरह खट कर सारी उम्र काट दी इसने। इसके यहाँ कभी एक पैसे की जलेबी भी न ला कर दी उसने, उसके खसम ने। पाट का दाम भगत के यहाँ से लेकर बाहर ही बाहर बैल हट्टा चले गए। बिरजू की माँ को एक बार नमरी लोड देखने भी नहीं दिया आग से। बैल खरीद लाए, उसी दिन से गांव में ढिंढोरा पीटने लगी। बिरजू की माँ इस बार बैलगाड़ी पर चढ़कर जाएगी नाच देखने, दूसरे की गाड़ी के भरोसे नाच दिखाएगा। अंत में उसे अपने आप पर क्रोध आया। वह खुद ही कुछ कम नहीं, उसकी जीभ में आग लगे। बैलगाड़ी पर चढ़कर नाच देखने की लालसा किसी कुसमय में उसने मुंह से निकली थी, भगवान जाने। फिर आज सुबह से दोपहर तक किसी न किसी बहाने उसने 18 बार बैलगाड़ी पर नाच देखने की चर्चा छेड़ी है। लोग खूब देखो नाच। पथरी के नीचे दुसाले का सपना। कल भोरे पानी भरने के लिए जब जाएगी, पतली जीप वाली पथुरिया सब हंसती आएंगी हंसती जाएंगी, सभी जलते हैं उससे। हाँ भगवान, दाढ़ी जार भी, 2 बच्चों की माँ होकर भी वह जस की तस है। उसका घरवाला उसकी बात में रहता है, वह बालों में घड़ी का तेल डालती है। उसकी अपनी जमीन है किसी के पास एक घूर जमीन भी अपने इस गांव में? जलेंगे नहीं, 3 बीघे में धान लगा हुआ है। अगहनी लोगों की विद से बचे तब तो। बाहर बैलों की घंटियां सुनाई पड़ी। तीनों सतर्क हो गए, उत्कट होकर सुनते रहे। अपने ही बैलों की घंटी है क्यों री चंपिया? चंपिया और बिरजू ने प्रिया एक ही साथ कहा, हूँ। चुप, बिरजू की माँ ने फिसा कर कहा, शायद गाड़ी भी है, गड़बड़ाती है ना? हूँ, दोनों ने फिर हुकारी भरी। चुप, गाड़ी नहीं है, तू चुपके से टट्टी में छेद करके देख तो। आ चंपी, भाग के आ, चुपके चुपके। चंपिया बिल्ली की तरह हौले हौले पाँव से टट्टी के छेद से झाग आई। हाँ मैया, गाड़ी भी है। बिरजू हड़बड़ा कर उठ बैठा। उसकी माँ ने उसका हाथ पकड़कर सुला दिया। बोले मत। चंपिया भी गुदड़ी के नीचे घुस गई। बाहर बैलगाड़ी खोलने की आवाज हुई। बिरजू के बाप ने बैलों को जोर से डांटा। हा आ गए। घर आने के लिए छाती फटी जाती थी। बिरजू की माँ ताड़ गई। जरूर मलदैया टोली में गांजे की चिलम चढ़ रही थी। आवाज तो बड़ी खनखनाती हुई निकल रही है। चंपिया, बाहर से पुकार कर कहा उसके बाप ने। बैलों को घास दे दे चंपिया। अंदर से कोई जवाब नहीं आया। चंपिया के बाप ने आंगन में आकर देखा तो
न रोशनी, न चिराग, न चूल्हे में आग। बात क्या है? नाच देखने उतावली होकर पैदल ही चली गई क्या? बिरजू के गले में खसखसाहट हुई और उसने रोकने की पूरी कोशिश भी की, लेकिन खांसी जब शुरू हुई तो पूरे 5 मिनट तक वह खांसता रहा। बिरजू बेटा, बिरजमोहन, बिरजू के बाप ने पुचकार कर बुलाया। मैया गुस्से से मारे सो गई क्या? अरे अभी तो लोग जा ही रहे हैं। बिरजू की माँ के मन में आया कि कसकर जवाब दे, नहीं देखना है नाच, लौटा दो गाड़ी। चंपिया, उठती क्यों नहीं? ले धान की 25 रख दे। धान की बालियों का छोटा झब्बा झोपड़े के ओसरे पर रखकर उसने कहा, दिया बालो। बिरजू की माँ उठकर ओसरे पर आई। 1:30 रात को गाड़ी लाने की क्या जरूरत थी? नाच तो अब खत्म हो रहा होगा। डिबरी की रोशनी में धान की बालियों को रखकर देखते ही बिरजू की माँ के मन का सब मैल दूर हो गया। धानी रंग उसकी आंखों से उतरकर रोम रोम घुल गया। नाच अभी शुरू भी नहीं हुआ होगा। अभी अभी बलमपुर के बाबू की संपत्ति गाड़ी मोहनपुर होटल बंगला से हाकिम साहब लाने गए हैं। इस साल आखिरी नाच है। 25 टट्टी भी घोष दे, अपने खेत का है। अपने खेत का? फुलसती हुई बिरजू की माँ ने पूछा, पक गए धान? नहीं, 10 दिन में अगहन चलते चलते लाल हो गए, झुक जाएगी सारी खेत की बालियां। मलदहिया टोली पर जा रहा था, अपने खेत में धान देकर आंखें जुड़ा गईं। सच कहता हूँ, 25 तोड़ते समय उंगलियां कांप रही थी मेरी। बिरजू ने धान की एक बाली से एक धान लेकर मुंह में डाल लिया और उसकी माँ ने एक हल्की डांट दी। कैसा लुक्कड़ है तू रे? इस दुश्मनों के मारे कोई नेम धर्म बचे? क्या हुआ, डांटती क्यों है? नवान के पहले ही नया धान जुठा दिया, देखते नहीं? अरे इन लोगों का सब कुछ माफ है, चिराई चुरमुन है या लोग। दोनों के मुंह में नवान के पहले नया अन्न न पड़े। इसके बाद चंपिया ने भी धान की बाली से 2 धान लेकर दांतों तले दबाए। ओ मैया, इतना मीठा चावल! और गमकता भी है ना दिदिया। बिरजू ने फिर मुंह में धान लिया। रोटी पोटी तैयार कर चुकी क्या? बिरजू के बाप ने मुस्कुराकर पूछा। नहीं, मान भरे सुर में बोली बिरजू की माँ। जाने का ठीक ठिकाना नहीं और रोटी बनाती? वाह, खूब हो तुम लोग। जिसके पास बैल है उसे गाड़ी मांगनी नहीं मिलेगी भला? गाड़ी वालों को भी कभी बैल की जरूरत होगी? पूछूंगा तब कोयरी टोलो वालों से। ले जल्दी से रोटी बना ले, देर नहीं होगी। अरे टोकरी भर रोटी तो तू पलक मारते बना लेती है, 5 रोटियां बनाने में कितनी देर लगेगी? अब बिरजू की माँ के होठों पर मुस्कुराहट खुलकर खिलने लगी। उसने नजर बचाकर देखा, बिरजू का बप्पा उसकी ओर एकटक निहार रहा है। चंपिया और बिरजू ना होते तो मन की बात हंसकर खोलने में देर न लगती। चंपिया और बिरजू ने एक दूसरे को देखा और खुशी से उनके चेहरे जगमगा उठे। मैया बेकार गुस्सा हो रही है ना? चंपी जरा धैलसार में खड़ी होकर मखनी फुआ को आवाज दे दो। ए फुआ, सुनती हो फुआ? मैया बुला रही हैं। फुआ ने कोई जवाब नहीं दिया, किंतु उसकी बड़बड़ाहट स्पष्ट सुनाई पड़ी। हाँ, अब फुआ को क्यों गुहारती है? सारे टोले में बस एक फुआ ही तो बिना नाथ पगहिया वाली है। अरे फुआ, बिरजू की माँ ने हंसकर जवाब दिया, उस समय बुरा मान गई थी क्या? नाथ पगिया वाले को आकर देखो, दोपहर रात में गाड़ी लेकर आया है। आ जाओ फुआ, मैं मीठी रोटी पकाना नहीं जानती। फुआ काफती खांसती आई। इसी के घड़ी पहर दिन रहते ही पूछ रही थी कि नाच देखने जाएगी क्या? कहती तो मैं पहले से ही अपनी अंगीठी यहाँ सुलगा जाती। बिरजू की माँ ने फुआ की अंगीठी दिखला दी और कहा, घर में अनाज दाना वगैरह तो कुछ है नहीं, एक बागड़ है और कुछ बर्तन बासन, तो रात भर के लिए यहाँ तमाकू रख जाती हूँ, अपना हुक्का ले आए हो ना फुआ? फुआ को तमाकू मिल जाए तो रात भर क्या 5 रात बैठकर जाग सकती हैं। फुआ ने अंधेरे में टटोल कर तमाकू का अंदाज किया। हो, हाथ खोलकर तमाकू रखा बिरजू की माँ ने, और एक वह है सहुआइन दाम कहो, उस रात को अफीम की गोली की तरह एक मटर भर तमाकू रख कर चली गई।
गुलाब बाग मेले और कह गई कि डिब्बी भर तम्बाकू है। बिरजू की माँ चूल्हा सुलगाने लगी। चंपिया ने शकरकंद को मसल कर गोले बनाए और बिरजू सिर पर कढ़ाई औंधाकर अपने बाप को दिखाने लगा। मलेटरी टोपी, इस पर 10 लाठी मारने पर भी कुछ नहीं होगा। सभी ठठा कर हंस पड़े। बिरजू की माँ हंसकर बोली, ताखे पर 3-4 मोटे शकरकंद हैं, दे दे बिरजू को चंपिया। बेचारा शाम से ही, बेचारा मत कहो मैया, खूब सचारा है। अब चंपिया चहकने लगी, तुम क्या जानो कथरी के नीचे मुंह क्यों चल रहा था बाबू साहब का। ही। बिरजू के टूटे दूध के दांतों की फाक से बोली निकली, ब्लैक मार्टिन में 5 शकरकंद खा लिया। हाँ। सभी फिर ठहाकर हंस पड़े। बिरजू की माँ ने फुआ को मन रखने के लिए पूछा, एक कनवा गुड़ है, आधा दूध फुआ। फुआ ने गदगद होकर कहा, अरे शकरकंद तो खुद मीठा होता है, इतना क्यों डालेगी। जब तक दोनों बैल दाना घास खाकर एक दूसरे की देह को जीभ से चाटे, बिरजू की माँ तैयार हो गई। चंपिया ने छीट की साड़ी पहनी और बिरजू बटन के अभाव में पैंट पर पटसन की डोरी बांधवाने लगा। बिरजू की माँ ने आंगन से निकल गांव की ओर कान लगाकर सुनने की चेष्टा की। ऊहू, इतनी देर तक भला पैदल जाने वाले रुके रहेंगे। पूर्णिमा का चांद सिर पर आ गया। बिरजू की माँ ने असली रूपा का मंगटिक्का पहना है आज पहली बार। बिरजू के बप्पा को हो क्या गया है, गाड़ी जोतता क्यों नहीं, मुंह की ओर एकटक देख रहा है मानो नाच की लाल पान की। गाड़ी पर बैठते ही बिरजू की माँ की देह में एक अजीब गुदगुदी लगने लगी। उसने बांस की बल्ली को पकड़कर कहा, गाड़ी पर अभी बहुत जगह है, जरा दाहिनी सड़क से गाड़ी हाँकना। बैल जब दौड़ने लगे और पहिया जब चूचू करके घरघराने लगा तो बिरजू से नहीं रहा गया। उड़न जहाज की तरह उड़ाओ बप्पा। गाड़ी जंगी की पिछवाड़े पहुंची। बिरजू की माँ ने कहा, जरा जंगी से पूछो ना, उनकी पतोहू नाच देखने चली गई क्या। गाड़ी के रुकते ही जंगी के झोपड़े से आती हुई रोने की आवाज स्पष्ट हो गई कि बिरजू की बप्पा ने पूछा, अरे जंगी भाई, काहे खन्न रोहट हो रहा है आंगन में। जंगी धूल ताप रहा था, बोला, क्या पूछते हो, रंगी बलरामपुर से लौटा नहीं, पुतोहिया नाच देखने कैसे जाए। आसरा देखते देखते उधर गांव की सभी औरतें चली गईं। अरे टीसन वाली तो रोती है काहे। बिरजू की माँ ने पुकार के कहा, आ जा झट से कपड़ा पहनकर, सारी गाड़ी पड़ी हुई है बेचारी, आ जा जल्दी। बगल के झोपड़े से राधे की बेटी सुनरी ने कहा, काकी गाड़ी में जगह है, मैं भी जाऊंगी। बांस की झाड़ी के उस पर लरेना खवास घर है, उसकी बहू भी नहीं गई है, खिलट कर झुमकी कड़ा पहनकर चमकती आ रही है। आ जा, जो बाकी रह गए हैं सब आ जाएं जल्दी। जंगी की पतोहू लरेना भी, बीबी और राधे की बेटी सुनिधि तीनों गाड़ी के पास आई। बैल ने पिछड़ा पैर फेंका। बिरजू के बाप ने एक भद्दी गाली दी, साला लताड़ मारकर लगड़ी बनाएगा पतोहू को। सभी ठहाकर हंस पड़े। बिरजू के बाप ने घूंघट में झुकी दोनों पतोहू को देखा। उसे अपने खेत की झुकी हुई बालियों की याद आ गई। जग्गी की पतोहू का गौना 3 ही मास पहले हुआ है। गौने की रंगीन साड़ी से कड़वे तेल और लठुआ सिंदूर की गंध आ रही है। बिरजू की माँ को अपने गौने की याद आई। उसने कपड़े की गठरी से 3 मीठी रोटियां निकालकर कहा, खा ले एक एक करके, सिमरा के सरकारी कूप में पानी पी लेना। गाड़ी गांव से बाहर होकर धान के खेतों के बगल से जाने लगी। चांदनी कार्तिक की, खेतों से धान के झड़ते फूलों की गंध आती है। बांस की झाड़ी में कहीं द्रुद्धि की लता फूली है। जग्गी की पतोहू ने एक बीड़ी सुलगाकर बिरजू की माँ की ओर बढ़ाई। बिरजू की माँ को अचानक याद आई, चंपिया, सुनरी, लरेना की बीवी और जंगी की पतोहू, ये चारों ही गांव में बायोस्कोप का गीत गाना जानती हैं खूब। गाड़ी की लीक खनखेतों के बीच होकर आई। चारों ओर गौने की साड़ी
की खसखसाहट जैसी आवाज होती है। बिरजू की माँ के माथे के मंगटीका पर चांदनी छिटकती है। अच्छा, अब एक बाइस्कोप का गीत गा तो चंपिया। डरती है काहे? जरा भूल जाओगी, बगल में मास्टरनी बैठी ही है। दोनों पतोहू ने तो नहीं, किंतु चंपिया और सुनहरी ने खास कर गला साफ किया। बिरजू के बाप ने बैलों को ललकारा, चल भैया और जरा जोर से गा रे चंपिया, नहीं तो मैं बैलों को धीरे धीरे चलने को कहूंगा। जग्गी की पतोहू ने चंपिया के कान के पास घूंघट ले जाकर कुछ कहा और चंपिया ने धीमे से शुरू किया। चंदा की चांदनी बिरजू की बिरजू को गोद में लेकर बैठी उसकी माँ की इच्छा हुई कि वह भी साथ साथ गीत गाए। बिरजू की माँ ने जग्गी की पतोहू को देखा, धीरे धीरे गुनगुना रही है वह भी। कितनी प्यारी पतोहू है। गौने की साड़ी में एक खास किस्म की गंध निकलती है। ठीक ही तो कहा है उसने। बिरजू की माँ बेगम है, लाल पाल की बेगम। या तो कोई बुरी बात नहीं। हाँ, वह सचमुच पान की बेगम है। बिरजू की माँ ने अपनी नाक पर दोनों आंखों को केंद्रित करने की चेष्टा करके अपने रूप की झांकी ली। लाला साड़ी की झिलमिल किनारी, मंगटिक्का पर चांद। बिरजू की माँ के मन में अब और कोई लालसा नहीं, उसे नींद आ रही है। इस प्रकार ये कहानी यही समाप्त हो जाती है।